हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 विज्ञान का अध्याय ऊतक। इससे पहले वाले वीडियो में हम ऊतक जो अध्याय ऊतक है उसके बारे में यानी उसमें हम पादप ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? जंतु ऊतक से। यानी इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम जंतु जो पादप ऊतक है उसको डिटेल से पढ़ चुके थे। आज हमारा ऊतक वाले चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है। यदि किसी ने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, तभी इस सेकंड पार्ट को देखें। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कहाँ से? जंतु ऊतक से। कहाँ से स्टार्ट होता है? जंतु ऊतक से। और जंतु ऊतक में सबसे पहला ऊतक आता है हमारा एपिथेलियमी ऊतक। कौन सा ऊतक आता है? एपिथेलियमी ऊतक। जंतुओं के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले एपिथेलियमी ऊतक होते हैं। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जंतुओं के शरीर को किस ऊतक द्वारा ढका जाता है या किस ऊतक द्वारा रक्षा प्रदान की जाती है, तो उसका आंसर क्या होगा? एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें हम, त्वचा है, मुंह है, आहार नली है, आहार नली मतलब पाचन तंत्र। ठीक है, रक्त वाहिनी है और नलिका का स्तर है। यानी जो तुम्हारी रक्त वाहिनियाँ नलिका होती हैं उनके भीतर वाली सतह है वो किसकी बनी होती है? एपिथेलियम ऊतक की। उसके बाद फेफड़ों की कूपिका है, वृक्कीय नली यानी वृक्कों की नली आदि सभी में क्या उपस्थित होता है? एपिथेलियम ऊतक। यानी जो अभी ये एग्जाम्पल बताए मैंने, जैसे त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, ये किसके बने होते हैं? एपिथेलियमी ऊतक के। अब एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं के गुणों के बारे में बात करें हम, तो पहला गुण आता है हमारा, इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं यानी चिपकी हुई होती हैं और यह एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। यानी एक के ऊपर एक के रख के क्या करती हैं? परत का निर्माण करती हैं। ठीक है, दूसरा गुण आता है, इन परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं। यानी जो एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर चिपकने वाले पदार्थ क्या होते हैं? कम होते हैं। तीसरा गुण आता है, इस ऊतक की कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान कम होता है। यानी जो एपिथेलियम ऊतक होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो रिक्त स्थान है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एपिथेलियम ऊतकों के प्रकार की, तो पहला आता है हमारा सरल शल्कीय एपिथेलियम ऊतक, दूसरा आता है स्तरित शल्कीय एपिथेलियम ऊतक और तीसरा आता है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। और भी आते हैं जिनको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो पहले अगर बात करें हम सरल शल्कीय एपिथेलियम ऊतक के बारे में, किसके बारे में? सरल शल्कीय एपिथेलियम। तो कुछ स्थानों पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं जो कि कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। यानी सरल शल्कीय एपिथेलियम किसमें पाया जाता है? जैसे कि आपकी रक्त नलिका है, जो क्या है? रक्त नलिका का भीतरी स्तर उसमें, और जो फेफड़ों की कूपिका है, क्या है? फेफड़ों की कूपिका है, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? आपका सरल शल्कीय एपिथेलियम। दूसरा है हमारा स्तरित शल्कीय एपिथेलियम, यानी त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों के रूप में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियमी ऊतकों को स्तरित शल्कीय एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। यानी जो त्वचा के अंदर आपकी जो परतें पाई जाती हैं वो एक के ऊपर एक, जैसे कि मान लीजिए ये वाला है और दूसरा मैं ब्लैक से बना दूं, ये वाली परत, तीसरी में मान लो ग्रीन से बना दूं तो ये वाली परत। इस प्रकार से जो आपकी कोशिकाएं हैं वो स्तरित शल्कीय एपिथेलियम की कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर सटी हुई होती हैं। इसे बोल रहे हैं स्तरित, यानी कितने स्तर वर्ण है, इसीलिए तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? एपिथेलियमी ऊतक, सरल स्तरित एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? तो त्वचा के अंदर। तीसरा है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, यानी जहाँ अवशोषण और स्राव होता है वहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती हैं जो कि एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायक होती हैं। यानी जो लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? अवरोध को पार कराने में सहायक होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्तंभाकार। स्तंभ कैसे होते हैं? लंबे लंबे। कैसे होते हैं? स्तंभाकार, जो लंबे लंबे। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल आता है हमारा छोटी आंत का आंतरिक स्तर। आप अगर छोटी आंत के आंतरिक स्तर में देखेंगे तो आपको स्तंभाकार कोशिकाएं दिखाई पड़ेंगी, जो कोशिकाएं या ऊतक दिखाई पड़ेंगे उनको क्या बोलते हैं? स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है, उसके बाद है आपका पश्चमाभी स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम पश्चमाभी यानी सीलिया कहते हैं।
यानी पश्चिमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि उसकी सतह जो स्तंभाकार ऊतक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा अभी स्तंभाकार ऊतक, अब स्तंभाकार ऊतक की कोशिकाएं, जैसे कि मान लीजिए यह कोई स्तंभाकार ऊतक है, अब इसके ऊपर जो रोम जैसी संरचना मिल जाए ऐसे करके, तो इस रोम जैसी संरचना पाए जाने की वजह से इसी को क्या नाम दे दिया है, पश्चिमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम। इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। जो इनकी गति है, जो पश्चिमाभी यानी सीलियाओं की गति है, वो इनको श्लेष्मा को आगे साफ करके आगे स्थानांतरित करके साफ करने में क्या करती है, आपकी मदद करती है। इस प्रकार के एपिथेलियम ऊतक को क्या कहते हैं, पश्चिमाभी स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक। जैसे कि आपकी श्वास नली है और नासिका गुहा है, आपने देखा होगा जो आपके नासा छिद्र हैं उनमें बाल जैसी संरचना उपस्थित होती है, वो क्या करती है, जो आपकी वायु है वो अंदर जा रही है उसके अंदर धूल के कणों को रोकने का कार्य करती है। ऐसे ही आपकी श्वास नली में बाल जैसी संरचना उपस्थित होती है। उसके बाद आता है हमारा घनाकार एपिथेलियमी ऊतक। कौन सा, घनाकार एपिथेलियमी ऊतक। यह ऊतक वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको कि जी घनाकार एपिथेलियमी ऊतक को कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। जहाँ इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य जहाँ यह उसे यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, और घनाकार एपिथेलियम लार ग्रंथि और वृक्कीय नली को क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अगला है आपका ग्रंथिल एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है, कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है, जो कि एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है, इसलिए इसको बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ग्रंथिल एपिथेलियम। ग्रंथिल मतलब ग्रंथि, ग्रंथि का निर्माण कर रहा है एपिथेलियमी ऊतक, इसको इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, ग्रंथिल एपिथेलियमी ऊतक। अब उसके बाद आता है आपका जंतु ऊतक का। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा जंतु ऊतक में एपिथेलियमी ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक में प्रकार पढ़े। अब दूसरा ऊतक आता है आपका एपिथेलियमी ऊतकों में संयोजी ऊतक। कैसा, कौन सा ऊतक आता है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिक आधात्री यानी मैट्रिक्स में दसी होती हैं। ये मैट्रिक्स क्या होता है, तो मान लीजिए कि यह कोई हमारा अंग है, अब इस अंग के अंदर जैसे जो ब्लैक ब्लैक में बना रहा हूँ, ये ब्लैक ब्लैक है, इस द्रव जैसा पदार्थ भरा होता है, उसको क्या बोल देते हैं हम, मैट्रिक्स। क्या बोल देते हैं हम, मैट्रिक्स। यानी हिंदी में बोले तो आधात्री और इंग्लिश में बोले तो मैट्रिक्स। उसके बाद आता है आपका, अब जैसे यह आधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। अब आधात्री कैसी हो सकती है, जैसे मैंने बताया पानी जैसे तरल और कठोर भी हो सकती है, तो दोनों तरीके की हो सकती है, तरल, सघन और कठिन दोनों प्रकार की हो सकती है। अगर हम बात करें संयोजी ऊतकों के प्रकार की, तो सबसे पहले आते हैं हमारे संयोजी ऊतकों के प्रकार हैं विभिन्न रक्त कणिकाएं। क्या आती हैं, रक्त कणिकाएं, जिन्हें आप रक्त कोशिकाएं भी बोलते हैं। उसके बाद आती है आपकी संहत अस्थि यानी अस्थि, उसके बाद उपास्थि, फिर उसके बाद वसामय ऊतक, फिर उसके बाद एरियोलर ऊतक। यानी ये होते हैं आपके संयोजी ऊतकों के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विभिन्न रक्त कणिकाओं के बारे में। तो जो अगर बात करें आपके रक्त की, तो आपके रक्त के अंदर दो चीज़ें उपस्थित होती हैं, एक तो होता है प्लाज्मा। अब ये क्या होता है प्लाज्मा, बताते हैं अभी। तो दूसरे होते हैं रक्त कोशिकाएं। क्या होती हैं, रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में बात करें तो रक्त के तरल आधात्री के भाग को, अब जो रक्त के अंदर तरल भाग पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। अब रक्त कणिकाएं, अब आपने नाम सुना होगा लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, तो ये होती है रक्त कणिकाएं। और लाल रक्त कणिकाएं जिनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, आरबीसी। श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। और तीसरे रहते हैं प्लेटलेट्स, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बिम्बाणु। क्या बोलते हैं, बिम्बाणु बोलो या प्लेटलेट्स बोलो, बात एक ही है। बिम्बाणु आपका हिंदी शब्द है और प्लेटलेट्स क्या है, इंग्लिश शब्द। ठीक है, अगर हम बात करें आपकी किसकी, अब श्वेत रक्त कणिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने बड़ी, दो प्रकार की, कणिका में और अकणिका में। अब कणिका में क्या होता है, यानी जिनके अंदर कणिका जैसी संरचना उपस्थित होती है उन्हें कणिका में, जिनके अंदर नहीं होती है उनको अकणिका में। इसके लिए अब कणिका में को याद कैसे रखना है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बेन जी। क्या याद रखना है, कणिका में को याद रखना है। क्यों, कणिका में डब्ल्यूबीसी को याद रखने के लिए कि आपको ट्रिक याद रखनी है, बेन-जी यानी BENG। बी का मतलब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेसोफिल, और ई का मतलब इओसिनोफिल, एन का मतलब न्यूट्रोफिल, और जी का मतलब आपका अगर हिंदी में बात करें तो कणिका में, और इंग्लिश में बात करें तो ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि जो कणिका में आरबीसी वो कितनी होती हैं,
तीन। कौन, सॉरी, जो कड़िका में WBC है वो कितनी होती है? तीन। कौन कौन सी? BEN, ठीक है। अब बी का मतलब बेसोफिल, ई का मतलब इओसिनोफिल, एन का मतलब न्यूट्रोफिल। उसके बाद आती है हमारी अकड़िका में। अब अकड़िका मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ए ग्रेन्यूल्स। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है क्या? इसके लिए ट्रिक याद रखना है आपको MLA। क्या ट्रिक याद रखना है? MLA। एम का मतलब क्या है? मोनोसाइट। एम का मतलब क्या है? मोनोसाइट। और एल का मतलब क्या है? लिम्फोसाइट। और ए का मतलब क्या है? ए ग्रेन्यूल्स, मतलब अकड़िका में, ठीक है। ये होते हैं हमारे क्या? रक्त में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं विभिन्न प्रकार की रक्त कणिका। उसके बाद आती है अस्थि यानी हड्डी। यह है संयोजी ऊतक का अन्य उदाहरण है। क्या है? मतलब संयोजी ऊतक का अन्य उदाहरण, मतलब ये किसके अंदर आता है? संयोजी ऊतक के। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कैसी होती है हमारी? कठोर और मजबूत। उसके बाद आता है अस्थि की कोशिकाएं कठोर आदात्री में दसी होती हैं। जो अस्थि की कोशिकाएं वो कहाँ पर दसी होती हैं? कठोर आदात्री के अंदर, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती हैं। जो हमारी हड्डी हैं वो किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस के। कैल्शियम को शॉर्ट में लिखते हैं Ca+2 और फॉस्फोरस को क्या लिखते हैं? P से। क्या लिखते हैं? P से, ठीक है। अगर हम बात करें अस्थियों के कार्य की, किसकी बात करें? अस्थियों के कार्य की, तो यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। क्या करती है? यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। मतलब जो आपके शरीर का कंकाल है वो किसके द्वारा बना होता है? हड्डियों के द्वारा। यह मांसपेशियों तथा शरीर के मुख्य अंगों को सहारा प्रदान करती हैं। और दूसरा कार्य क्या होता है अस्थियों का? कि ये जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं और अन्य अंग होते हैं उनके क्या प्रदान करते हैं? सहायता प्रदान करती हैं। उसके बाद आता है आपका स्नायु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट, और इसी को क्या बोलते हैं? अस्थि बंधन तंतु। क्या बोलते हैं? अस्थि बंधन तंतु। यानी दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं, जिन्हें स्नायु कहते हैं। यानी अब नाम से स्पष्ट हो रहा है, अस्थि मतलब हड्डी, बंधन मतलब बांधने वाला, और तंतु मतलब धागा। यानी अस्थियों को बांधने वाला तंतु यानी धागा क्या कहलाता है? स्नायु, ठीक है। तो ये क्या होता कैसा है? यह ऊतक बहुत ही लचीला एवं कम मजबूत होता है। कैसा होता है? बहुत ही लचीला और कम मजबूत। इसमें आदात्री बहुत कम होती है, जो कि मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या पाई जाती है? कम। दूसरा आता है आपका कंडरा, जिसको बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन, TENDON, टेंडन, ठीक। यह एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है जो कि अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। देखो, जो अभी आपका स्नायु था वो तो हड्डियों को जोड़ रहा था, ठीक है। लेकिन ये आपका कंडरा है, टेंडन है, वो क्या करता है? अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। अब ये कैसा होता है फिर? तो कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाला रेशेदार ऊतक है। जबकि देखो अभी हमने स्नायु के बारे में पढ़ा था, स्नायु के बारे में क्या पढ़ा? ये लचीला होता है। और ये कैसा होता है? अगर बात करें इसके लचीलेपन की, तो देखो ये सीमित लचीला, मतलब इसको ज़्यादा मोड़ोगे तो यह क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है कि कौन किसको जोड़ता है, इसके याद रखने के लिए आपको क्या करना है? ये ट्रिक याद रखनी है, कुछ नहीं रखना। क्या याद करना है? ट्रिक याद करनी है। MTV, जैसे आप गए मान लो दुकान पर, आपके घर वालों ने आपसे बोला कि एक बल्ब लेके आना है, तो आप क्या करोगे? दुकान वाले से क्या कहोगे कि MTV किस कंपनी का चाहिए? MTV कंपनी का क्या चाहिए? बल्ब, यानी BLB। ट्रिक याद रखना है आपको, MTV बल्ब यानी BLB। M का मतलब मसल, यानी हिंदी में बोले तो मांसपेशी, हिंदी में बोले तो मांसपेशी, ठीक है। T का मतलब टेंडन, यानी जिसको क्या बोलते हैं? स्नायु। क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको टेंडन को कंडरा। क्या बोलते हैं? कंडरा, ठीक है। और B का मतलब होता है हड्डी। B का मतलब क्या होता है? हड्डी। यानी जो मसल्स को देखो, अब M मतलब मसल्स यानी हिंदी में मांसपेशी, B मतलब बोन, और देखो मसल और बोन के बीच में कौन आ रहा है? T मतलब टेंडन इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं कंडरा। यानी मांसपेशियों और अस्थियों को कौन जोड़ता है? कंडरा। इसी प्रकार देखो B का मतलब अभी बताया मैंने हड्डी, B का मतलब हड्डी। अब इन दोनों के बीच में आ कौन रहा है? L का मतलब लिगामेंट, लिगामेंट मतलब स्नायु। क्या? स्नायु। यानी हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? स्नायु। और हड्डी से मांसपेशी को कौन जोड़ता है? कंडरा। इस ट्रिक को आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है? MTV बल्ब, ठीक है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा कौन सा? यह है आपका उपास्थि। अभी पढ़ा था अस्थि, अब क्या है? उपास्थि, ठीक है। यह एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है। वही किसका उदाहरण है? संयोजी ऊतक का, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। यानी जो उपास्थि है उनके बीच क्या होता है? पर्याप्त रिक्त स्थान। इसकी ठोस आधात्री
प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और शर्करा की। यह अस्थियों के एक जोड़े को चिकना बनाती है। क्या जो उपास्थि को क्या बनाती है? अस्थियों के जोड़े को चिकना बनाती है। अब एग्जाम्पल की बात करें, उपास्थि कहाँ कहाँ का उपस्थित होती है? तो जो आपकी नाक है, नाक की नोक है, मतलब आपकी जो नाक है उसकी नोक है, उसको बोलते हैं उपास्थि। जो किसकी बनी होती है? उपास्थि की। यानी जो नाक है आपकी, उसकी नोक है जो मुड़ जाती है आसानी से, उसको क्या बोलते हैं? वहाँ पर क्या उपस्थित होती है? उपास्थि। उसके बाद आता है कान। अब कान की जो नीचे वाला भाग होता है बाहर, कान का जो आसानी से मुड़ जाता है, वो किसका बना होता है? उपास्थि का। उसके बाद कंठ है, श्वास नली है, इत्यादि एग्जाम्पल हैं जहाँ पर उपास्थि उपस्थित होती है। उसके बाद आता है एरियल संयोजी ऊतक। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। एरियल ऊतक का कार्य क्या है? अंगों के भीतर की खाली जगह को भरना तथा आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करने के साथ साथ ऊतक की मरम्मत में सहायता करता है। और एरियल ऊतक क्या करता है? आंतरिक अंगों को सहायता तो प्रदान करता ही करता है, उसके साथ साथ क्या करता है? ऊतकों की मरम्मत में भी आपकी क्या करता है? सहायता। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कहाँ कहाँ पर उपस्थित होता है? तो त्वचा है, मांसपेशियाँ हैं, रक्त नलिकाएँ और नसों और अस्थि मज्जा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका वसा में ऊतक। यह ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गुलिकाओं से भरी होती हैं। जो वसा में ऊतक है, यानी नाम से स्पष्ट है, इस ऊतक के ये ऊतक कहाँ पर पाया जाता है? त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों में। अब इस ऊतक की कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है? वसा की छोटी छोटी गोली जैसी संरचना पाई जाती है, उनको बोलते हैं वसा की छोटी गोलिकाएं। ठीक है। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्म कुचालक का भी कार्य करती हैं। अब इन त्वचा के नीचे क्या हो जाता है? वसा संग्रहित हो जाता है, तो किसका काम करती हैं? ऊष्म कुचालक, यानी यहाँ ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है। इससे अब देखो, हमने दो ऊतक पढ़ लिए जंतु ऊतक में। एक तो पढ़ा आपका एपिथेलियम ऊतक, दूसरा पढ़ा संयोजी ऊतक, तीसरा ऊतक आता है हमारा पेशी ऊतक। यह लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है। जो पेशी ऊतक है किसका बना होता है? लंबी कोशिकाओं का, जिसे क्या कहा जाता है? पेशीय रेशा भी। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। अगर आपसे पूछ ले कि आपके शरीर के अंदर आपके शरीर को गति कराने में कौन सा ऊतक सहायता करता है, तो आंसर होगा उसका क्या? पेशीय ऊतक। क्या आंसर होगा? पेशीय ऊतक। ठीक है। अब पेशी ऊतक में क्या होता है? 3 प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पेशियां पाई जाती हैं। पहली कौन सी होती है? रेखित पेशी। दूसरी कौन सी होती है आपकी? चिकनी पेशी बोलो, या इन्हें अरेखित पेशी बोलो। इन्हीं को क्या बोल देते हैं हम? अरेखित। ठीक है। तीसरी होती है आपकी हृदय पेशी। तो अगर रेखित पेशियों के बारे में बात करें, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी। अब रेखित पेशी कैसी होती हैं? लंबी, बेलनाकार और शाखा रहित और बहुनाभिकीय। कैसी होती हैं? बहुनाभिकीय, मतलब एक से अधिक नाभिक पाए जाते हैं। यानी केंद्रक। बहुनाभिकीय मतलब एक से अधिक क्या पाए जाते हैं? केंद्रक। बहु मतलब बहुत, और नाभिक का मतलब क्या होता है? केंद्रक। यानी रेखित पेशियों के अंदर क्या पाया जाता है? एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। उसके बाद देखें, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? रेखित पेशी कहा जाता है। अब ये पेशी क्या, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पेशियां क्या पड़ती हैं? छोटी छोटी लाइनें दिखाई पड़ती हैं, और अस्थियों की तरह लाइनें दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? रेखित पेशी। रेखित पेशियों को कंकाली पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। अब रेखित पेशियों को क्या कहते हैं? कंकाली पेशी को या ऐच्छिक पेशी को। यानी ऐच्छिक पेशी वे पेशी जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी। उसके बाद है चिकनी पेशियाँ। कौन सी पेशियाँ? दूसरे नंबर चिकनी पेशियाँ। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, इनका आखिरी सिरा नुकीला एवं एक केंद्र की होती हैं। देखो, जो रेखित पेशी उनके अंदर बहुत केंद्रक होते हैं, लेकिन चिकनी पेशियां उनके अंदर क्या होते हैं? एक केंद्रक होते हैं, और उनका आखिरी सिरा कैसा होता है? नुकीला। कैसा होता है? नुकीला। ठीक है। जैसे अगर बात करें हम इनकी पेशियों की कि कहाँ पर पाई जाती हैं ये पेशियाँ, चिकनी पेशियाँ, तो जैसे आपकी आँख की पलक है, या मूत्र वाहिनी है, या फेफड़ों की श्वसनी, यानी फेफड़ों के अंदर जो नली होती है वहाँ पर भी क्या पाई जाती है? आपकी चिकनी पेशियाँ। अगली पेशियाँ आती है आपकी हृदय पेशियाँ। कौन सी पेशियाँ? हृदय पेशियाँ। ठीक है। तो हृदय की पेशियाँ बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा अब, कि ऐसी कौन सी पेशी है जो कि बहु केंद्र की होती है, बहुनाभिक की होती है, तो कौन सी है? रेखित पेशी। ठीक है। अब हृदय की पेशियाँ, हृदय, देखो नाम से स्पष्ट है, हृदयक मतलब हृदय के अंदर उपस्थित होती हैं। इन पेशियों को क्या बोलते हैं? हृदय पेशियाँ। कैसी होती हैं? बेलनाकार, शाखा वाली और एक केंद्र की। कैसी होती हैं? बेलनाकार, शाखा वाली और एक केंद्र की।
उसके बाद चिकनी पेशियाँ व हृदय पेशियों को अनैच्छिक पेशियाँ या अरेखित पेशियाँ कहते हैं। अब चिकनी पेशी को या हृदय पेशी को, इनको क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशी या अरेखित पेशी। मतलब अरेखित पेशी का मतलब क्या है, इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोई आपको धारी नहीं दिखेगी। मतलब अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो कोई धारी नहीं दिखेगी आपको, धारी नहीं, ठीक है। और अनैच्छिक मतलब ये जो हृदय की पेशियां हैं वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं। अगर ऐसा कहो कि आप हृदय की पेशियों की धड़कन को बंद कर लो तो नहीं कर सकते, वो तो अपनी इच्छा के अनुसार चलती हैं। यानी ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती उन्हें क्या बोलते हैं, अनैच्छिक पेशियां, ठीक है। अब आप इन तीनों के डायग्राम देख सकते हैं। ये आपके देखो, अब एक से अधिक केंद्रक हैं, 1 2 3 तीनों केंद्रक हैं। अब एक से अधिक केंद्रक हैं, अब एक से अधिक केंद्रक हैं तो इनके क्या बोल रहे हैं, कौन सी पेशी हो सकती है, रेखित। दूसरी कौन सी है आपकी, ये देखो आप डायग्राम देख सकते हैं। दूसरा ये रहा आपका एक केंद्रक है। और तीसरा देखो, अब आप पहचानोगे कैसे कौन सी पेशी कौन सी है, ठीक है। तो आपको इसकी पहचान तो पता ही है, किसकी, रेखित पेशी की एक से ज़्यादा केंद्रक होंगे। अगर बात करें हम रेखित और अनैच्छिक पेशियों की, जैसे अरेखित पेशियाँ, चिकनी पेशियाँ, हृदय पेशियाँ, तो दोनों में केंद्रक तो एक एक होगा। लेकिन आप देखो इसमें देख सकते हैं हृदय पेशियों के अंदर एच जैसा बनाई दिखाई दे रहा है आपको। ये एच जैसा बनाई दिखाई दे रहा है, मतलब एच का मतलब क्या हुआ, हार्ट। या आप डायग्राम ऐसे पहचान सकते हो, कैसे पहचान सकते हो, एच जैसा बनाई दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हार्ट। यानी कौन सी पेशियाँ, हृदय पेशियाँ, ठीक है। अगला ऊतक आता है आपका तंत्रिका ऊतक। लास्ट ऊतक है जंतु ऊतक, कौन सा, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित हो जाती हैं, मतलब जल्दी जल्दी इनको कोई सेंसर मिल जाए तो उसको तुरंत रेस्पॉन्स देने लगती हैं, ठीक है। इस उत्तेजना को बहुत शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। यानी बहुत ये क्या करती हैं, जो इनको इंफॉर्मेशन मिलेगी वह इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी पूरे शरीर में फैला देती हैं। अब ये कहाँ पर, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं, सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। अगर हम बात करें तंत्रिका ऊतक के अंदर तंत्रिका कोशिका, क्या तंत्रिका कोशिका बोले या न्यूरॉन बोलो, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। जो न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म होते हैं। और न्यूरॉन में कौन सी कोशिकाएं पाई, केंद्रक कोशिकाएं और कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करें अब न्यूरॉन के भागों की, तो पहला आता है एक्सॉन, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में तंत्रिकाज। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्त होता है जिसे क्या बोलते हैं, एक्सॉन। जैसे कि मान लीजिए ये कोई न्यूरॉन की संरचना बनाऊं मैं, ऐसे कोई संरचना बनी हुई है, तो ये बीच वाला ये वाला भाग दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मान लीजिए कोई न्यूरॉन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भाग दिखाई दे रहा है इसको क्या बोल रहे हैं हम, एक्सॉन। क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन, ठीक है। उसके बाद आता है डेंड्राइट्स। क्या होता है, डेंड्राइट्स। तो न्यूरॉन में बहुत सारी छोटी शाखाएं वाले प्रवर्त होते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर लंबी हो सकती है। जो एक तंत्रिका कोशिका वो कितनी लंबी हो सकती है, लगभग 1 मीटर। दूसरा आता है आपका तंत्रिका स्पंदन। इसी में तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदनाओं को क्या कहते हैं, तंत्रिका स्पंदन। देखो अभी हमने देखा था, ये जो आपको लंबी लंबी संरचना दिखाई दे रही है बार बार, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और इसके अंदर जो ये क्या है, केंद्रक, उसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है छोटा छोटा, उसको बोलते हैं कोशिका काय यानी सेल बॉडी, ठीक है। और जो बीच का भाग दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको बोल रहे हैं हम क्या, तंत्रिका अक्ष। क्या बोल रहे हैं, तंत्रिका अक्ष। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।